तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस। एआईएमपीएलबी ने विपक्षी नेताओं को भी भेजा न्योता। बैठक में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल। तो बड़ी खबर, वक्फ के खिलाफ एकजुट हुए हैं मुसलमान। तालकटोरा स्टेडियम में बैठक जारी है। तालकटोरा स्टेडियम में शक्ति प्रदर्शन, तो वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस की जा रही है तालकटोरा स्टेडियम में। एआईएमपीएलबी ने विपक्षी नेताओं को भी न्योता भेजा है, तो वक्फ के खिलाफ एकजुट हुए हैं। वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस की जा रही है तालकटोरा स्टेडियम में। बैठक में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। तो आज वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। तालकटोरा स्टेडियम में सभी एकजुट हुए हैं, वक्फ के खिलाफ एकजुट हुए हैं मुसलमान। और यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है जिसमें वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस इसे नाम दिया जा रहा है। और तालकटोरा स्टेडियम में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आज यहाँ पर दिख रहे हैं ये लोग। वक्फ कानून को लेकर आज दिल्ली में प्रदर्शन। एआईएमपीएलबी ने विपक्षी नेताओं को भी न्योता भेजा है। वक्फ कानून को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन जुलाई तक चलेगा, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। 7 जुलाई तक रोजाना वक्फ बचाओ मुहिम होगी। और आज तालकटोरा स्टेडियम में बैठक होने जा रही है जिसमें ये मुद्दा, ये रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आखिर किस तरह से वक्फ कानून का विरोध करना है, जो कि जुलाई तक चलेगा। तो देखिए, 30 अप्रैल को रात 9 बजे घरों की लाइट ऑफ करके यहाँ पर विरोध जताया जाएगा। तो 7 मई को रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन हो सकता है। ये तमाम तैयारी चल रही है वक्फ कानून को लेकर, जो प्रदर्शन हो रहा है। और तालकटोरा स्टेडियम में एकजुट हुए हैं मुसलमान वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। अनंत अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी के। साथ ही अहमद अयाज जी जुड़े हैं, सचिव है जम्मू कश्मीर एमपीएलबी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज तालकटोरा स्टेडियम में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है वक्फ कानून के लेकर, और यहाँ पर जुलाई तक ये विरोध ऐसे ही जताया जाएगा। अहमद अयाज जी, जानना चाहेंगे आपसे, आखिर आपत्ति कहाँ है? कानून तो बन चुका है, तो जब पहले ही सलाह मशवरा किया गया था, सुझाव मांगे गए थे, उस वक्त आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई गई, या संशोधन जो चाहिए थे उस वक्त क्यों नहीं बताए गए थे? ये जो इस वक्त जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो स्लोगन है वक्फ बचाओ और कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, बजाय खुद एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, मुद्दा क्या है। तो जहाँ तक दूसरा प्रश्न है कि जब बात करने की बात आई, मशवरे की बात आई, तो उस वक्त आपत्ति क्यों नहीं जताई? आपको मालूम होगा कि जेपीसी के पास जो भी इतराज़ात लोगों ने, मुसलमानों ने जो पेश किए, तो नहीं लग रहा है कि उन एतराज़ात को देखा गया। जहाँ जब उन्होंने मुख्तलिफ मुसलमानों के रहनुमाओं से बात करी, इस्लाम जो मुसलमानों के अपने मजहबी रहनुमा है, उनसे जब बात करी, तो नहीं लग रहा है कि कोई एक आध कोई जो तजवीज़ दी गई तो उस पर गौर किया गया। क्योंकि जेपीसी का जो अपना प्लान था, गवर्नमेंट का जो प्लान था अपना, वो उसी हिसाब से अपने अमेंडमेंट्स को थ्रू कर गए। तो नहीं तो क्या वजह है कि जो इस वक्त लोगों को एक्सेप्ट नहीं है, जब हम ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और सही भी है, जमहूरियत में तो लोगों का लोग सुप्रीम है। तो अगर आप ये चाहते हो कि मुसलमानों के लिए ये अमेंडमेंट्स लाए और मुसलमानों को मंजूर नहीं है, तो क्यों थोपा जाए? हाँ ठीक है, अगर कहीं कहीं गलतियां हो, कोई कब्जा किया हो, चाहे वो सियासतदान है या कोई इन्फ्लुएंशियल है, तो उसको सेपरेटली देखा जा सकता है। ऐसा कानून भी नहीं है कि ऐसा कोई कानून नहीं है यहाँ कि अगर कोई कहीं ज्यादती करेगा तो उसको देखा नहीं जाएगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हुआ करते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो बड़े अधिकारी होते हैं। और जम्मू कश्मीर में तो चेयरपर्सन एमओएस लेवल की जो इसकी जो अधिकारी है, जो उसको देखती है। तो लिहाजा ये कहना कि भाई इसको हो नहीं सकता था, अगर कहीं कुछ गलतियां है या कुछ खामियों को दूर करने की बात है, कोई इम्प्रूवमेंट करने की बात है, अमेंडमेंट्स के बगैर नहीं किया जा सकता था, नहीं है। इसका कुछ मंशा कुछ और है।
क्या मंशा है वो आगे पता चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा है कि मंशा जो लेकिन है अहमद जी, हुकूमत जो का शिकायतें की गई थी वो तो मुस्लिम धर्म के लोगों की तरफ से की गई थी कि उनकी जमीनों को जिस तरह से लिया गया है वो गैर कानूनी तरीके से लिया जा रहा है, और उन्हीं की तरफ से जब इतनी सारी शिकायत आई तभी संशोधन की बात भी सामने आई है, तो उनके इसके मामले बारे में हल नहीं हुए बिल्कुल होंगे। इसके बारे में बिल्कुल वाजिया गाइडलाइंस है कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ मर्जी से डोनेट की जाती है, खुद लोग डोनेट करते हैं खुदा के जी। नाम से। अगर आप ये मान लेंगी, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है कि जबरदस्ती वक्फ एक मजबूरी, ये किसी जाति मामला, ये कोई किसी का जाति मामला नहीं है कि उसको जाति तौर कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो वो कब्जा कर सकता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन किसी के मामले में किसी के जमीन पर क्यों कब्जा करे, ये थोड़ी उनका नहीं, ये तो अब कहा जा रहा है ना, जब ये सारी बातें सामने आ और चुकी हैं। उसके अलावा अगर किसी का ऐसा कोई मसला है तो उसके पास ट्रिब्यूनल्स है, वो उसके खिलाफ जा सकता है। वैसे कोई ऐसा केस हो नहीं सकता, क्योंकि वक्फ को किसी को कब्जा करने की जरूरत नहीं है। वक्फ के पास अपनी लेकिन ट्रिब्यूनल जाने का प्रावधान नहीं था, वो संभाल नहीं पा रहे। पुराने कानून में ट्रिब्यूनल जाने का प्रावधान नहीं था। नहीं, कि ट्रिब्यूनल्स में तो इस वक्त जो केसेस है वो क्या है, कोर्ट्स में जो केसेस इस वक्त है वो क्या है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो उन पीड़ितों के फेवर में नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद ये संशोधन की बात भी सामने आई। चलिए ठीक है, हमारे साथ ठीक है, आप ये तो नहीं कहोगे, वो तो कोर्ट देखेंगे, वो तो कोर्ट्स देखेंगे कि क्या क्या सही है क्या नहीं सही है। ये देखिए, एक वर्ग जो है मुसलमानों का वो खुशी जाहिर कर रहा है, वो तस्वीरें भी सामने आई है। एक वर्ग है जो विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरा वर्ग है वो खुशी जाहिर कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ ये अच्छा संशोधन हुआ है और जो गरीब मुसलमान है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, हमारे साथ अनंत अमित जी भी जुड़े हैं। अनंत जी, क्या कहेंगे सर, क्या पहले इसमें ये खामियां नहीं देखी गई थी? आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल जाने का अधिकार नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहीं अहमद अयाज जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। देखिए गीतू जी, जिस तरीके से आज तालकटोरा स्टेडियम में जो कार्यक्रम चल रहा है, और कार्यक्रम का इन लोगों ने जो नाम दिया है वक्फ बचाओ आंदोलन है, ये बेसिकली वक्फ बचाओ आंदोलन नहीं है, वक्फ बर्बाद करो आंदोलन ये कर रहे हैं। गीतू जी, मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, और मैं आपके माध्यम से लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ने लोकसभा में पारित कर दिया, राज्यसभा में पारित हो गया, राष्ट्रपति का मुहर लग चुका है, उसके बाद तमाम जो भी लोग विरोध करने वाले, वक्फ के विरोध करने वाले लोग थे, तमाम दल हो चाहे वो इंडिविजुअल लोग हो, जो लोग बैठे हुए हैं आज इस मंच पर, वो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है PIL, जिसकी सुनवाई चल रही है। हम ये पूछना चाहते हैं इंडी गठबंधन और तमाम ऐसे दल के नेताओं से, क्या आपको संविधान के ऊपर भी विश्वास नहीं है? यदि आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो ये फिर शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता क्या पड़ी? आज जिस तरीके से आप एक शक्ति प्रदर्शन के तहत ये जो लोगों को बांटने का जो काम कर रहे हैं, ये देश विभाजन की जो प्रक्रिया में आप लगे हुए हैं और देश को बांटने की बात जो कर रहे हैं, तो आपको क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय पे विश्वास नहीं है? 5 तारीख का डेट है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों ने अपने अपने विचार रख दिए हैं, अपने अपने पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में रखा है कि इसके खिलाफ है, तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो गीतू जी, हमें यह लग रहा है कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, देश में जो विभाजन की बात करना चाहते हैं, देश को बांटने की बात करना चाहते हैं, एक धर्म को उकसाने की बात करना चाहते हैं, वो ऐसे लोग मुहिम लगे हुए हैं। और इसमें आप देखेंगे गीतू जी, जैसे जैसे कार्यक्रम चलता रहेगा, ये तमाम वही लोग हैं जो वक्त की जमीन पे कब्जा करके और तमाम अपने संसाधन को बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों की जमात है। और गीतू जी, मैं बताना चाहता हूं, ये जितने लोग आज बैठे हुए हैं, ये मैं अपने बड़े भाई से कहना चाहता हूं कि आपके साथ मैं डिबेट उस दिन भी कर रहा था, जब 5 अप्रैल को जब बजट सेशन का दूसरा पखवाड़ा स्टार्ट होता है, उसके पहले दिन ये तमाम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बैनर के तहत, और ये वही लोग हैं जब पारित भी नहीं होता है उसके पहले ही खिलाफत शुरू कर देते हैं। तो ये पूरी सुनियोजित तरीके से एक देश के खिलाफ और इस वक्त के खिलाफ जो लोग लगे हुए हैं, तो हम ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं, ऐसे दल के लोगों को कहना चाहते हैं कि आपको हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर यदि विश्वास है, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर विश्वास है, आपको लोकतंत्र के मंदिर और लोकसभा के ऊपर यदि विश्वास है, लोकसभा में बनाए गए कानून के ऊपर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, तो आपको इस तरह के की आवश्यकता नहीं, आपको इंतजार करना चाहिए। हाँ, अहमद जी क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल रहा है।
देखिए, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास की बात कर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केसेस चल रहे हैं ना अभी। 150 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट्स में केसेस है, और मे बी अराउंड 60,000 के करीब बाकी कोर्ट्स में चल रहे हैं केसेस। तो अगर किसी का डिस्प्यूट है, किसी का क्लेम है कि मेरा जमीन नाजायज तौर गलत तरीके से लिया गया है वक्फ की तरफ से, तो कोर्ट पर वेट करिए, लेट द कोर्ट डिसाइड व्हाट्स देयर। ठीक है अहमद जी, अहमद जी इसमें आपत्ति क्या है? देखिए कोई भी बोर्ड होता है, अगर उस समय समय पर उसमें संशोधन हो जाए, कुछ उसकी विसंगतियों को ठीक कर दिया जाए, तो उसमें आपत्ति क्या है? क्योंकि बदलाव तो समय की डिमांड है। मैं बताऊं आपत्ति क्या। जो बुनियादी बात जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि ये कोई हुकूमती मामला नहीं है, ये कोई ऐसा पब्लिक जनरल पब्लिक इशू नहीं है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इशू है जिसमें उन्होंने अपने तौर, अपने जेबों से, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा डोनेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वेलफेयर के लिए या मजहबी मामलात के लिए बनाई है जी। तो इसमें किसी को बताइए मुझे क्या मुदाखलत करने की जरूरत है? ये किसी के मामलात में आप मुदाखलत कर रहे हो। मान लीजिए मैं अपना मकान बना रहा हूं, अपने पैसे से बना रहा हूं, आप कल को मुझे कहोगे भाई नहीं जी आपने किसी का ये किया तो अब मैं मुदाखलत करूंगा, भाई ये मेरा अपना मामला है। ठीक है, इसमें गलतियां तो बोर्ड जो बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, गवर्नमेंट जो एक्ट पास किया गया है इन बारे में, वो देख लेंगे इन चीज को। अगर किसी तो को देख नहीं पा रहे होंगे ना अहमद जी, अहमद अयाज जी नहीं वो शायद देख नहीं पा रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि इतने केसेस पड़े हुए हैं, तो एक जो वर्ग है, जो पीड़ित है, वो चाहता है कि हमारे लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आगे कम से कम दूसरे पीड़ित ना हो पाए। तो उसमें गलत क्या है, हम तो ये समझना चाहते हैं। अगर संशोधन कर दिया है तो मिस जो इंफॉर्मेशन है वो क्यों बाहर फैलाई जा रही है कि इससे आपके यहाँ कुछ गलत हो जाएगा, देश में सही नहीं हो रहा है? तो ये भी तो एक तरह से आप ये देखिए ना, बंटवारा तो आप लोग भी, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। आपको कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, आप तो अभी खुद कह रहे थे अगर कोर्ट में केसेस है तो लेट द पीपल डील इट। ये थोड़ी वक्फ का केसेस है, यहाँ पूरे मुल्क में लोगों के केसेस कोर्ट्स में पड़े हैं। तो हर एक के लिए मेरा भी केस है तो मेरा भी कानून बनाइए ना, तो मेरा भी कानून बनाए ना अलग से। तो फिर वक्फ के पीछे ही क्यों आप कानून देख रहे हो? आनंद जी, गीतू जी, जिस तरीके से अहमद जी कह रहे हैं, तो अहमद जी आप दोनों बात खुद ही कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, कोर्ट के ऊपर विश्वास है, कोर्ट में इतने मामले चल रहे हैं। लेकिन अहमद भाई मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये पूछना चाहता हूं कि ये संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी देश को? ये कोई पहला संशोधन नहीं है। 1995 में भी संशोधन हुए, 2013 में अमेंडमेंट हुए, उसका 2025 में हुए। तो आप ये बताइए, कोई समाज, कोई दल का एक नेता बहुत बड़ा लोकसभा का सदस्य रह चुका है, विधानसभा का सदस्य रह चुका है, वो कहता है कि साहब ये पार्लियामेंट जो है वक्फ की जमीन पर बनी हुई है, ये फलाना स्टेडियम वक्फ की जमीन पे बनी हुई है, फलाना मंदिर वक्फ की जमीन पे बनी हुई है, ये गांव का गांव वक्फ की जमीन पे बनी हुई है। तो यदि सरकार ने संशोधन किया, सरकार ने ये कहा कि जो वक्फ की जमीन है वो पब्लिक डोमेन में होगा, और पब्लिक डोमेन के साथ साथ पूरे देश के लोग ये जान सकेंगे कि कौन सी वक्फ की जमीन है, उस वक्फ की जमीन से क्या फायदे आ रहे हैं और क्या खर्चा हो रहा है, क्या व्यय हो रहा है, ये देश के तमाम लोगों को जानने का क्या आवश्यकता नहीं है। और मैं मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक भाइयों से ही कहना चाहता हूं कि अहमद भाई ये लड़ाई जो है ना, बेसिकली आपके साथ ये लगभग हमारा 2 दर्जन से ज्यादा डिबेट इस मुद्दे पे हो चुके हैं। आपने भी कई बार ये स्वीकार किया है कि वक्फ पे भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की आवश्यकता है। आज जिस तरीके से गवर्नमेंट ने वक्फ को लेकर जो संशोधन किया है, और दूसरी बात मैं बार बार ये कहता रहा हूं, तमाम चैनलों पे बैठने के बाद भी कहा हूं, आप गीतू जी मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं कि वक्फ के संशोधन में पब्लिक डोमेन में अब है टोटल 48 पॉइंट पे उस पे है जो अमेंडमेंट हुए हैं। लेकिन गीतू जी मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अभियान भी चला रही है सारे प्रांतों में, सारे जिलों में घूमकर हम बता रहे हैं कि उस 48 पॉइंट में एक भी धर्म से संबंधित कोई अमेंडमेंट नहीं है। कहीं भी मुसलमान अल्पसंख्यक भाइयों के धार्मिक भावनाओं के प्रति एक भी अमेंडमेंट नहीं है। उसमें धर्म से संबंधित कोई बात ही नहीं कही है। उस अमेंडमेंट में 2 मूल बातें हैं, एक तो राजस्व की बात है और प्रशासनिक बात है। तो 2 बातें हैं। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे भवन हैं, बहुत सारे ऐसे इमारतें हैं, बहुत सारे ऐसे 5 सितारे होटल है जिसका कि भाड़ा किराया 1 रुपए आता है, और सरकार ये चाहती है कि उसका किराया ज्यादा से ज्यादा हो और गरीब जो
में अंतिम पादान पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे अल्पसंख्यक व्यक्ति हो, उसको कैसे मुख्य धारा में जोड़े और इस व्यय का पैसा जो है उन तक कैसे पहुंचे, चाहे किसी आधार से ही पहुंचे। तो सरकार का नियत बिल्कुल साफ है और सरकार उन तमाम ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहती है जो कि अंतिम पादान पे बैठा हुआ है, मुख्य धारा से कटा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी समाज का व्यक्ति हो। तो इसमें नाराजगी कहां है? आप ये बताइए कि वही लोगों की जमात है जो तमाम लोग जो वक्त की जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे इसके बातें खुलकर आ रही है गीतू जी कि कौन व्यक्ति कहां पे जी जी बिल्कुल। अहमद अयाज जी, ये बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लगता है, अगर नया कानून आ चुका है इससे क्या नुकसान होगा? हाँ, नुकसान बताइए सर, क्या आपको लग रहा है कि क्या नुकसान हो जाएगा? मुस्लिमों का कौन सा हित छिन जाएगा? नहीं, दो तीन चीजें जो मैं रेस्पॉन्ड करना चाहूंगा दो तीन बातों का। एक कि जब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अवैध कब्जा कर रखा है, ये जो कह रहे हैं, ये शायद आज तक जो बहुत डिबेट्स हो गए इसके ऊपर, इनके साथ भी, हमारे दोस्त के साथ भी डिबेट हो गए। इनका कहना कि 47 के बाद बड़े जी इसमें अवैध कब्जे हो चुके हैं। मानना पड़ेगा ये कि हिंदुस्तान में मुसलमान इतना ताकतवर नहीं है, इतना वो सक्षम नहीं है कि वो किसी दूसरे के जमीन पर कब्जा करे, और वो भी मंदरुब पर। हाँ, अगर ये मुगल दौर की बात होती तो मान लेते कि उस वक्त हुआ हो, लेकिन 47 के बाद ऐसा कहना बिल्कुल गलत तो है। केसेस इतने कैसे आ रहे हैं कोर्ट में? आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो ये केसेस इतने जो लगे हुए हैं कोर्ट्स में वो क्यों आ रहे हैं, आप ये बताइए। और ठीक है, अगर भ्रष्टाचार है तो ऐसे भ्रष्टाचारों को तो खत्म करने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी होती है। इसमें अगर संशोधन हो रहा है तो क्या दिक्कत है? समस्या तो यही है ना, नया कानून आएगा तो उससे क्या परेशानी होगी? हाँ, कोर्ट में केस डाला जा सकता है, उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि तो फिर कोर्ट करे ना डिसाइड। अगर कोर्ट में केस डाला है किसी ने, नहीं तो सर आप ये चाहते हैं ये जो भ्रष्टाचार है। और दूसरा, ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वक्फ कानून पर AIMPLB अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है। ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। रहमानी कह रहे हैं वक्फ कानून देश के संविधान के खिलाफ है, सरकार संविधान से चलाए देश। ये बड़ी खबर वक्फ कानून पर, ये बयान सामने आया। ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। रहमानी कह रहे हैं कि यहाँ पर देश सिर्फ संविधान से चलेगा। ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा, इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना। तो देखिए, जिस तरह से अब ये बयान भी सामने आ गया है कि मैनिफेस्टो के हिसाब से नहीं चलेगा। अनंत, अमित जी, किस तरह का मैनिफेस्टो है जो यहाँ पर रहमानी जिक्र कर रहे हैं? देखिए गीतू जी, जिस तरीके से मौलाना रहमानी जी कह रहे हैं, रहमानी जी आप सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जान रही है और आपके धर्म के अल्पसंख्यक भाई भी जान रहे हैं। जिस तरीके से आपका ये मैनिफेस्टो ना, ये देश निश्चित तौर पे संविधान से ही चल रहा है। और देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों एनडीए को पूर्ण बहुमत था। गीतू जी, अगर थोड़ी भी अगर हमें आपत्ति होती तो हम तो फिर ये करते ना कि हम तो ये चाहते तो दोनों सदनों में स्वयं ही हम बिल को लाते और बिल को पारित करा लेते। लेकिन उसके बावजूद हमने पहले जेपीसी का गठन किया और तमाम जैसे लोग हैं, ओवैसी साहब जैसे लोग हैं, वो जेपीसी के सदस्य होते हैं और जेपीसी के लगभग 38 बैठकें होती है गीतू जी पूरे देश में, और तमाम प्रांतों में घूमने के बाद एक मुसैदा तैयार किया जाता है जो कि 428 पेज का होता है। और आपको यदि उसी समय लग रहा था तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? लेकिन हम तमाम बैठकों में शामिल रहे, नोट ऑफ डिसेंट की बात हुई, नोट ऑफ डिसेंट लगे, और तमाम ऐसे मुद्दों पर जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी बिल को लेके हाथ उठा के समर्थन और विरोध किया जाता है, गीतू जी उसी तरीके से जेपीसी का भी नियम होता है कि जो भी अमेंडमेंट आते हैं उसमें हाथ उठा के समर्थन और विरोध किया जाता है। और उसमें तमाम दल के सदस्य के मेंबर लोग होते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा के भी लोग होते हैं, लगभग 32 सदस्य होते हैं और तमाम दल के लोग होते हैं। और मैं गीतू जी पूछना चाहता हूं, ये दल के ऐसे लोग हैं, जब लोकसभा में डिबेट हो रहा था तो आपने देखा होगा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के युवराज, उन्होंने एक पॉइंट ये नहीं बताया कि हम वक्फ का खिलाफ क्यों कर रहे हैं।
लेकिन वो बार बार कहते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। अरे जी। साहब आप तो नहीं, बता वही दो समझने की कोशिश हम आज कर रहे हैं अहमद अयाज जी से, क्योंकि आज देखिए जिस तरह से कॉन्फ्रेंस हो बता रही है। दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। और दूसरा, कांग्रेस की मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के युवराज लोकसभा के अंदर एक शब्द नहीं कहते हैं वक्फ के खिलाफ, और जब पब्लिक फॉर्म पे जाते हैं तो वो मुसलमानों को भड़काने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। साहब आपको अगर इतनी जी। आपत्ति थी तो लोकसभा में 14 घंटे का भाषण चलता है, आप एक शब्द नहीं कहते हैं। और तमाम ऐसे दल के लोग जो लोकसभा में कहते नहीं और सड़क पे आके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो ये मैं बार बार कहता हूं गीतू जी, और पुनः आज मैं कह रहा हूं कि ये ठीक है। 2014 के बाद का विकसित जी। भारत का परिकल्पना करने वाला देश बनने जा रहा है। विकसित भारत की हम योजना बना रहे हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद सरकार चल रही है, वो बहुत मजबूत और सुदृढ़ तरीके से चल रही है। ये पहले की उलबुल तरह की सरकार नहीं है। इसलिए लोगों को ये सोचना होगा, विचार करना होगा कि विकसित भारत के विकास में सभी धर्म और सभी लोगों का सहयोग हो, ठीक है। तभी हम उस परिकल्पना अहमद अयाज जी, ये जो बात है, देखिए दोनों सदनों में इस बिल को पास किया गया है, सर्वसम्मति से पास किया गया है। और देखिए संसद भी देश की अहम संस्था होती है, जैसे कि आप कह रहे हैं संविधान है, संविधान से देश चलता है। तो ऐसे में जब इस बिल को पास करा लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि सबकी सहमति थी, सबने इस पर विचार विमर्श किया होगा, और उस वक्त आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, वो पॉइंटर्स नहीं रखे गए जिसमें ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उस वक्त भी ये सब बातें सामने आनी चाहिए थी चर्चा में। सब कुछ होने के बाद जो कानून बन गया, फिर क्या इशू है? ये जो इशू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आ गया, ये पूरे मुल्क का मामला नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों का मामला है। इसलिए ये देखना पड़ेगा तो मुल्क कि जो के अंदर तो मुसलमान नहीं आते क्या तो सर? मुसलमान तो मुल्क के ही लोग हैं अहमद साहब, वो इस देश से अलग नहीं हो सकते ना। नागरिक है ना। नहीं, आप मुझे टोका ही करोगे या मुझे बात भी करने दोगे? सर अगर आप ऐसी बात करेंगे फिर टोकना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि देश और मुसलमान अलग अलग हैं। आप अहमद साहब बुद्धिजीवी तो फिर मुझे फिर मुझे बताइए ना मुझे क्या बताना है। फिर मुझे बताइए ना मुझे क्या बताना आपके हिसाब से। तो सर कम से कम ये नहीं तो आप कह सकते हैं कि देश का हिस्सा मुसलमान नहीं है, मुसलमान भाई भी इस देश का हिस्सा है, वो अलग नहीं है इस देश से। आप जब टोकते हो तो बात नहीं कर सकता हूं मैं। देखिए दोनों सदनों में देखना पड़ेगा कि ये मुसलमानों का मामला है, ये हिंदुओं का मामला नहीं है जो मेजॉरिटी है हिंदुस्तान में। ये सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी का मामला है, सिर्फ सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी का मामला है, उन्हीं का मामला है। और देखना पड़ेगा कि दोनों ऐवानों में मुसलमानों के मेंबर्स कितने हैं, और जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने इसको अपोज किया, और वही मेंबर आज कलकत्ता में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप करेंगे उनकी वो भी तो वहां पर थे, उनकी बात जब सुनी नहीं गई तो अहमद जी आपको लगता है कि इस सदन में जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो नहीं है? ऐवानों में नंबर गेम है। नहीं, सांसद कोई सांसद मुस्लिम वर्ग से नहीं आता, आपको ऐसा लगता है? वहाँ तादाद जिसकी ज्यादा है उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी बहस। वहाँ चूंकि नंबर ज्यादा है। नहीं देखिए, ये जो सांसद बैठे हुए थे राज्यसभा लोकसभा में, देश ने ही चुन के भेजा है। देश का हिस्सा मुसलमान भी है, मुसलमानों का भी बड़ा योगदान रहा है। अगर इन सांसदों को आप भेजते हैं सदन में तो अकेले हिंदू नहीं है यहाँ पर, तो मुसलमान कह रहे हैं ना, मुसलमान वर्ग ने भी इन्हीं नेताओं को चुना है, सांसद बनाया है, उनके रिप्रेजेंटेटिव है। तो मुसलमानों को आजादी से बात करने का हक दीजिए ना। अगर मुसलमान बोलते हैं हमको नहीं चाहिए तो क्यों ठोस तो हक किसने छीना ये तो बताइए। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मुसलमान, अगर मुसलमान भी देश का हिसाब भी ठोस क्यों रहे हो उनके ऊपर? नहीं क्या थोपा है आप ये बताइए ना। जेपीसी का गठन हुआ, पूरे देश में चर्चा की गई, सबके सुझाव लिए गए हैं, उसमें मुस्लिम भाई भी शामिल थे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं ने बैठ के ये कानून बना दिया। हिंदू मुसलमान तो नेता करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं जो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो विपक्षी दल को अगर ऐतराज था तो उसमें पॉइंटर्स देने चाहिए थे। यहाँ ऐतराज है, ये नुकसान होगा, ये गड़बड़ होगी, तो बताया नहीं गया। मैं वही कह रहा हूँ 232 जो इसके अपोजिट में आ गए वो क्या है? अल्टीमेटली ये नंबर गेम है, मेजॉरिटी है आपके पास तो मेजॉरिटी से पास किया आपने, मेरिट बेसिस पर नहीं किया। तो सर जो हुआ वो संविधान के तहत ही हुआ ना सर। संविधान की दुआई जिस तरह से दी जाती है तो संविधान के तहत हुआ है ये सब। अगर मुसलमानों को ये बात एक्सेप्ट नहीं है फिर उनको थोपने की क्या? आनंद जी आपने थोप दिया है ये कानून इन पर। देखिए गीतू जी, हमने बिल्कुल नहीं थोपा। मैं अहमद भाई आपसे ही पूछना चाहता हूँ, एक सदस्य जो जेपीसी के सदस्य भी थे, कांग्रेस के सांसद भी है, जिनका नाम इमरान साहब है। आप ये बताइए कि इमरान साहब ये कहते हैं कि यदि हमारी सरकार आई तो मैं 1 घंटे में इलाज कर दूंगा। अब वो आदमी कौन कहता है? वही संविधान में बैठा हुआ जो संविधान निर्माता है, जो कि लोकसभा का सदस्य है,
और सिर्फ वो क्यों कहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। तो इमरान मसूद साहब जैसे लोग कहते हैं, तो आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, तो आप जब अपने धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म में आस्था की बात करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं आप लोग समझाते हैं कि साहब आप एक मुल्क में रह रहे हो, इस मुल्क में सभी भाई बहन एक साथ रह रहे हैं। और दूसरा अहमद साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम एशियन कंट्री, चाहे किसी भी मुस्लिम कंट्री में चले जाइए जो हमारे देश के इर्द गिर्द है, आज हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को प्रभावशाली और व्यक्तित्व मानता है, तो हिंदुस्तान में मानता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये हिंदुस्तान के मुसलमान भाई कह रहे हैं कि हम महफूज और सुरक्षित अगर हैं तो हम अपने देश में हैं। आज जिस तरीके से अपने देश में बोलने और करने और लोकतंत्र में सभी को अपने अपने तरीके से बोलने की आजादी है, तो उस आजादी के तहत, लेकिन देश एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश एक धर्म का नहीं है, ये देश तमाम धर्मों का है। देश की आजादी में ठीक है अहमद जी, 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए, कहां पर आपत्ति और क्या चाहते हैं? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट्स आई है ये सियासत पर निर्भर करते हैं, सियासत पर डिपेंड करते हैं। आई मीन इनका जो आधार है वो सियासत है, लिहाजा इसकी बुनियाद जो सियासत पर बन गई है, पॉलिटिकली बन गई है, तो आगे जो होगा वो पॉलिटिकली बन जाएगा। जो किसी मेंबर ने कहा कि आगे देखेंगे, वो सही बोल रहा है। आज आपने सियासत करी, कल वो करेंगे, जिसका कोई आएगा, क्योंकि इसको सियासत ही बनाया आपने। नहीं तो ये मुसलमानों का मामला है, किसी रिलीजियस मामला है, किसी कम्युनिटी का मामला है, कम्युनिटी को देखने दो। इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी हिफाजत करता है, कानून तो बनाया गया है, कम्युनिटीज को ठीक है, अमेंडमेंट्स इसमें किए गए हैं, संशोधन किया गया है कि जो गरीब मुस्लिम वर्ग है उनका फायदा हो, लेकिन शायद जो राजनेता है वो इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और उसी चश्मे से इस कानून को शायद दिखाया भी जा रहा है। समय इतना ही है, धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी चर्चा के लिए।